Yes, sir. सुनाई दे रहा है? F is a non-constant entire function such that mod of fz equal to 1 whenever mod z equal to 1. Then which of the following is are true? Fz equal to c of z to the power n. F range set is c. F has essential singularity at infinity. F has a zero at this. ठीक है. एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप आराम से चीज़ों को हटा सकते हो. नॉट ए बिग इशू. ठीक है. जैसे कि कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन देखे मॉड जेड इक्वल टू 1 हो, जब मॉड जेड इक्वल टू 1 तो सिंपली जैसे इसने बताया एफ जेड इक्वल टू जेड ले लिए, वो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशंस को. तो एसेंशियल सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी ये हट गया. बाकी चीज़ें अब एफ ऑफ सी के लिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. तब एक एग्जाम्पल से ए बी सी ट्रू हो रहा है तो हमेशा ट्रू हम नहीं बोल सकते. अब इसके लिए प्रूफ करना होगा. यस. कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए गिवन क्या है, एफ हमारा इंटायर है, राइट? ये है ना? आवाज दो भाई. एंड इट्स मॉडुलस इज 1 फॉर ऑल mod z इक्वल टू 1. यही है. तो mod z इक्वल टू 1 पे मॉडुलस ऑफ एफ जेड 1 हो रहा है. इसका मतलब मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड का बार इक्वल टू 1. तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ जेड का फुल बार फॉर ऑल mod z इक्वल टू 1. अब mod z इक्वल टू 1 मतलब z इंटू जेड बार इक्वल टू 1. सो यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 बाई जेड बार. तो इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड के जगह पर 1 बाई जेड का बार का फुल बार. ये है. कब? जब मॉड ऑफ जेड 1 हो. ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. एक इंटायर फंक्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है. अब यहीं से हमें हिंट मिल गया कि हमें करना क्या है. अब इस फंक्शन को जी ले लेते हैं. नॉट डिफाइन जी. तो ये आपको समझना है. ये इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया. ये रफ साइड एक वर्क करके पता चल जाए कि क्या है. अब ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इसके बराबर हो रहा है. अब ये फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. इसका प्रॉब्लम बस एक ही जगह पर है, z इक्वल टू जीरो. जीरो आप हटा दीजिए, राइट? ये 1 बाय जेड बार z इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफाइंड. बस हो गया. ठीक है. यहाँ तक समझ गए सब? कुछ बोल दें तो मजा ही आ जाए भाइयों बहनों. ठीक है जी. हेलो, आवाज दो भाई. नाउ अब देखो Yes. ये फंक्शन मेरा होलोमॉर्फिक है 1 अपॉन जेड बार का फुल बार, राइट? बिकॉज दिस इज फ्री फ्रॉम जेड बार. ठीक है ना? एफ का पावर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे, जेड के जगह पे 1 बाय जेड बार पुट करेंगे, फिर से फुल बार पुट करेंगे. तो जेड में जो बार था फिर से बार लगाने से वो गायब हो गया. तो इट्स फ्री फ्रॉम जेड बार. सो इट्स अ होलोमॉर्फिक फंक्शन. सो दिस इज होलोमॉर्फिक इन सी माइनस जीरो. प्रॉब्लम हो सकता है ये जहाँ पर जीरो हो, एफ ऑफ 1 बाई जेड जहाँ पर जीरो हो, राइट? तो हम देखेंगे वो कहाँ पर है, नहीं है. जहाँ पे नॉन जीरो हो रहा है वहाँ होलोमॉर्फिक है. ठीक है. अभी होलोमॉर्फिक फंक्शन के साथ साथ ये जी जेड बाई गिवन इन्फॉर्मेशन इक्वल टू एफ जेड ऑन मॉड जेड इक्वल टू 1. ये इन्फॉर्मेशन है. आवाज दीजिए भाइयों बहनों. इज दैट क्लियर? कहाँ गए सब? आवाज दे देते तो बड़ा ही मजा ही आ जाता जिंदगी जीने का रे भाई. ठीक है कि नहीं? तो ये ना लेके यहाँ तक, ये भी ना लेके, अगर आपको थोड़ा सा और भी डाउट लगे तो ये ना लेके हम लोग ये फंक्शन लेते हैं. देखो क्या लेते हैं. टेक जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड एफ ऑफ 1 बाय जेड बार फुल बार जेड नॉट इक्वल टू जीरो. ये पार्ट होलोमॉर्फिक, ये तो इंटायर है होलोमॉर्फिक. सो प्रोडक्ट इज होलोमॉर्फिक. ठीक है. ये क्यों होलोमॉर्फिक हुआ कुणाल? वाई चीज होलोमॉर्फिक बेटा? F of z is holomorphic and f of 1 by z bar the whole bar भी holomorphic, तो product भी holomorphic वाई रहेगा. वाई दिस इज होलोमॉर्फिक? ये क्यों होलोमॉर्फिक है? If this is free from z bar, कैसे जेड बार से फ्री हो जाएगा?
सर एफ इज सर गिवन था एफ इज होलोमॉर्फिक था, उसका वन बाई जेड बार मतलब एफ का टेलर सीरीज लिखेंगे, उसमें वन बाई जेड बार पुट करेंगे, फिर उसका बार लेंगे तो जेड बार से जेड बार जेड आ जाएगा होलोमॉर्फिक। ठीक है। और मोर ओवर जब मॉड ऑफ जी जेड वन होगा, जी जेड का वैल्यू वन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट वन है, ये तुमने निकाला था। देखिए इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जेड एफ ओ वन बाई जेड का बार का फुल बार ये वन आ जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ऑन मॉड जेड इक्वल टू वन। तो एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है c माइनस जीरो में, जहाँ पे यूनिट सर्कल पर उसका वैल्यू वन हो रहा है, और जो c माइनस जीरो जो है ये मेरा डोमेन है, कनेक्टेड है, ये रीजन है। तो एक रीजन में फंक्शन है जो अलोंग ए कर्व कांस्टेंट हो रहा है, तो बाय यूनिकनेस थ्योरम gz इक्वल टू वन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c माइनस जीरो। अब जीरो को छोड़ के हर जगह फंक्शन वन है, तो इसका मतलब जीरो पे फंक्शन, जीरो के नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड हो गया, होलोमॉर्फिक है, तो g हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी at z equal to 0, so unconstant value 1 है, so then डन हो गया। इसका मतलब f of 1 by z f of z f of 1 by z बार का फुल बार इक्वल टू 1 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। तो प्रोडक्ट 1 हो रहा है, प्रोडक्ट अपना 1 हो रहा है, तो ये जब नॉट इक्वल टू 0 पर, ये ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ जेड प्रोडक्ट नॉन जीरो हो रहा है, तो फंक्शन नॉन जीरो हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी वन। तो जीरो को छोड़ के फंक्शन कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। तो एफ जीरो पे ही जीरो होने का चांस है, बाकी जगह नहीं होगा। अब जीरो पर जीरो हुआ कि नहीं हमें देखना है, ठीक है, यहाँ तक ही आ गया। अब एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा, क्योंकि मॉड ऑफ एफ जेड आपने वन दे रखा है और फंक्शन आपने बोला है कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, तो फंक्शन का जीरो होगा। अगर मान लेते डिस्क के अंदर जीरो होगा, हाँ जी विक्रम होगा, इफ एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू द डिस्क, क्या आ जाएगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ टेंड होगा, बाउंड्री पर, राइट। आवाज दो, बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल निकालने के लिए फंक्शन को नॉन जीरो होना पड़ेगा, राइट, इन ए रीजन, है ना। आवाज दे, बिल्कुल। सो एफ एज मिनिमम ऑन मॉड जेड इक्वल टू वन बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। सो इसका मतलब एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू infimum of mod of fz mod z equal to 1, यहाँ पे तो वैल्यू 1 है, एंड बाय मैक्सिमम मॉडुलस f of z less than equal to sup of mod of fz mod z equal to 1 for all z belongs to this। तो यहीं पे लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ गया, इधर से आ गया बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों चीज़ें सही होंगी, तो मतलब मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 फॉर ऑल मॉड जेड लेस देन 1। तो फंक्शन इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन कर गया, तो इसका मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट, which leads a contradiction to the given hypothesis that function is non-constant. So f का जीरो होगा डिस्क के अंदर, f must have a zero in the disk। नॉन जीरो होने से फंक्शन कांस्टेंट आ गया बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, वो हमने प्रूफ कर लिया, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा सब अटेंड हो गया। एनीवे तो यहाँ से आ गया फंक्शन आपका कांस्टेंट विच लीड्स ए कंट्राडिक्शन, हेंस f हैज अ जीरो। तो यहाँ से कहने का मतलब हो गया कि f मस्ट हैव अ जीरो। जीरो इन डी,
also f satisfies fz f of 1 by z bar is equal to 1 for all z। तो इसका मतलब जीरो के अलावा, मतलब डिस्क के अंदर, ये यूनिट डिस्क के अंदर फंक्शन का एक जीरो तो है, लेकिन नॉन जीरो प्लेसेस पे, ये नॉन जीरो प्लेसेस पे, ये नॉन जीरो जगहों पर fz का प्रोडक्ट किसी के साथ 1 हो रहा है, तो वहां पे फंक्शन नॉन जीरो है। जब z नॉन जीरो होगा तो fz नॉन जीरो है, लेकिन f का जीरो हो रहा है इन ए डिस्क, तो कौन सा पॉइंट मिला? आवाज दीजिए। जीरो पे ही जीरो होगा ना, इज दैट क्लियर? एक जीरो है लेकिन नॉन जीरो पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन जीरो है, तो जीरो पे जीरो। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? आवाज दे दें भाइयों। और जीरो किसी भी पॉइंट पर अटेंड नहीं होगा, और किसी भी पॉइंट पे फंक्शन जीरो अटेंड नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट इज 1। तो इसका मतलब जीरो का प्री इमेज जो है बस जीरो ही है। तो इन्फिनिटी क्या होगा? एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा क्या? अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है तो जो भी रेंज ग्रेट पिकार्ड्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई इंटायर फंक्शन है, इन्फिनिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो जो भी वैल्यू रेंज सेट में होगा वो हर वैल्यू इन्फिनिटली मेनी टाइम्स अटेंड होगा। तो इन्फिनिटी अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी होता तो ये जीरो वैल्यू इन्फिनिटली मेनी टाइम्स अटेंड होता। देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच fz इक्वल टू जीरो, बट वो केस यहाँ नहीं है। दैट इम्प्लाइज, और फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी नहीं होगा। दैट इम्प्लाइज f is a pole, so f has a pole at infinity of order मान लेते हैं n। तो इसका मतलब f must be polynomial, और एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो इसका n जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे, और केवल एक ही जीरो है इसका, जीरो पे ही जीरो हो रहा है और किसी पॉइंट पे fz जीरो नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो ही केवल जीरो है? आवाज दे भाई, ऐसे ही दिखेगा ना? हेलो, एम आई राइट? यस सर। समझ गए सब? सभी कोई ये क्लियर हुआ? कैसे यहाँ तक लाए हम, यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये समझे कि नहीं समझे? हेलो 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 हेलो, देख लो, हमने इसमें एक भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, प्रूफ के साथ हर चीज पढ़ाया है। ग्रेट पिकार्ड्स थ्योरम यूज हो रहा है, एफ जीरो पे प्रोडक्ट यूज हो रहा है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन बताया है, रिमूवल सिमिलरिटी का डेफिनेशन बताया है, सब कुछ बताया है। तो उस चीज को अगर थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस डन हो गया? नाउ अब सी को आप डिटरमाइन भी कर सकते हो, सिंस मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 वेन एवर मॉड जेड इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ एफ जेड मतलब सी का मॉड ऑफ जेड टू दी पावर एन, ये 1 हो रहा है। जब मॉड जेड का वैल्यू 1 है तो मॉड जेड का वैल्यू 1 डालोगे तो मॉड ऑफ जेड का पावर एन ये भी 1 हो जाएगा, ये 1, तो मॉड ऑफ सी इक्वल टू 1। तो जो एफ जेड हमें मिला, तो जो हमें एफ जेड मिला सी टाइम जेड का पावर एन आ गया, जहाँ मॉड ऑफ सी इक्वल टू 1, ये है, दिस इज स्ट्रक्चर, ये है मेरा फंक्शन। अब आंसर डाल दीजिए जो पूछा है। एफ जेड इक्वल टू दिस, एफ सी पॉलिनोमियल है, एफ एज ए जीरो इन दिस, खत्म। ऐसे अब ये क्वेश्चन कैसे इतना फास्ट बनेगा? जितना अच्छे से सोचोगे दोस्त, जितना बढ़िया सोच रखोगे, मतलब ये सब क्वेश्चन दिखे नहीं, आइडिया क्लिक होना चाहिए। मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड स्क्वायर एफ जेड इक्वल एफ जेड बार, ये सब टाइप का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस होगा, जितना समझ रखोगे चीजों पे, उतना जल्दी आप फास्ट सोच पाओगे। इन्फिनिटी पोल एसेंशियल है, फास्ट। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स हॉनेस्टली, हॉनेस्टी के साथ करना पड़ेगा, तब बनेगा। ठीक है? एम आई राइट एवरीवन? ऑल राइट। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है।